जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे, तो आज चलिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इससे पहले अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पहले आप उसको देखिए, क्योंकि हम आपको नोट्स की तरह बता रहे हैं। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, और जो क्वेश्चन भी हम करवाएंगे उसको आप लोग श्योर है कि मतलब उसको याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आने की चांस काफ़ी रखता है। तो आज देखिए, आज के इस टॉपिक में हम लोग दर्पण पढ़ेंगे और दर्पण के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले दर्पण के बारे में जानते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। देखिए, तो दर्पण क्या होता है, तो यही बोलिएगा कि वह प्रकाशीय यंत्र जो प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार करता है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में तो बता दिए कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और इनके नियम क्या होता है, तो इसके बारे में हम बता दिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले उसको भी, उस वीडियो को देखिए, तब इसको देखिएगा और इसको उतारिएगा। ठीक, तो वह प्रकाशीय यंत्र जो प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार करता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वही ना दर्पण होता है जी। जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वही क्या होता है, दर्पण होता है। दर्पण के भी प्रकार होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम चेहरा देखेंगे उस वही दर्पण होता है। दर्पण देखिए दो तरह के होता है। एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण जो घर में हम लोग यूज करते हैं, घर में प्रयोग करते हैं, ऐनक जिसको कहते हैं, तो वो समतल दर्पण होता है। एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, दर्पण अगर आएगा कि दर्पण कितने प्रकार के होता है, तो दर्पण कहिएगा 2 प्रकार के होता है। कौन कौन, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं, तब उसके बारे में गोलीय दर्पण के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। तो चलिए समतल दर्पण देखिए। समतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह ऐनक छू कर देखेगा, एकदम प्लेन लगेगा। क्या लगेगा, प्लेन लगेगा। तो यानी ये क्या होता है, समतल होता है। यही नहीं कहिएगा कि परावर्तक सतह क्या है, समतल है, उसी को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। यानी जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल यानी बराबर हो, समतल यानी बराबर हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए, इस समतल दर्पण हम इसको डायग्राम से ऐसे बनाए हैं। ये होता है जो इसमें हम लोग नहीं देखते हैं चेहरा, तो इसको कहते हैं परावर्तक सतह। ई होता है रंगा हुआ भाग। तो ये समतल दर्पण हो गया। अब समतल दर्पण में देखिए कुछ पॉइंट है कि समतल दर्पण में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब आता है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है समतल दर्पण में कैसा बनता है। देखिए ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, सीधा, बराबर या इनमें सभी। तो क्या मारिएगा, इनमें सभी, क्योंकि देखिए समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है, सीधा भी बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है कि यदि अगर 2 समतल दर्पण एक दूसरे के सामने रखा हो, नहीं होता है कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के आमने सामने रखा हो, तो उससे कै गो प्रतिबिंब बनेगा। यही क्वेश्चन आएगा कि उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो उसका फार्मूला होता है n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा। n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा। देखिए केस 1, यहाँ 2 गो केस है। यदि n सम संख्या आ जाए तो n में से 1 घटा लेते हैं। अगर सम संख्या आया तो इसका क्वेश्चन हम कराएंगे। अगर n सम संख्या आ गया तो हम n में से क्या करेंगे, 1 घटा लेंगे। यदि n विषम संख्या आ गया तो उसका वही उत्तर होगा। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो हम क्वेश्चन देखिए यहाँ बता दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। लिखेगा कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के सामने 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है, एक दूसरे के सामने 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है, तो उससे बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। उससे बनने वाली
प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में, 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने रखा गया है 60 डिग्री के कोण पर, तो उससे कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका फार्मूला हम अभी तुरंत बताए, तो फार्मूला का बिठा देंगे n बराबर 360 डिग्री बटे में का बिठाएंगे थीटा, चूँकि थीटा जो हो जाएगा 60 डिग्री होगा, कोण होगा, ठीक। n क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या है, तो n बराबर 360 और थीटा के मान बिठा देंगे 60 डिग्री। 0 से 0 को काट दीजिए, 6 से कटा देंगे तो 6 छक 36, यानी कि n का मान कितना हो गया 6, यानी कै गो प्रतिबिंब बनेगा 6 गो, पर 6 गो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। हम आपसे बताएं कि यदि सम संख्या n सम संख्या हो तो हम n में से 1 घटा के लिखते हैं, ठीक है। सम संख्या नहीं रहता है तो सम संख्या में से 1 घटा देंगे, यानी 6 में से 1 घटा देंगे, तब प्रतिबिंब की संख्या कै गो हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा। प्रतिबिंब की संख्या बराबर कितना होगा, 5 गो होगा, ठीक है। सम संख्या अगर आ गया, 6 क्या है, सम संख्या है जो 2 से भाग लग जाता है, तो अगर n का मान सम संख्या हो तो n में से 1 घटा कर लिखते हैं। समझ में आ गया। अगर यही अगर इसको उतारना है तो उतार लीजिए, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के भी वीडियो आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर यही 60 डिग्री के कोण पर नहीं कहकर हमको यहाँ पर रहता कि 40 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है, कितना डिग्री के कोण पर, 40 डिग्री के कोण पर, यही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहता है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने 40 डिग्री के कोण पर रखा गया है, तो उससे बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या लिखते हैं, वही फार्मूला बिठाते, n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा, तो यहाँ थीटा के अब काम कितना करेगा, 40 डिग्री, तो n बराबर 360 बटा में थीटा के मान बिठा देंगे 40 डिग्री, 0 से 0 कट गया, 4 9 36, n का मान कितना गया 6, n का मान कितना गया 6, सॉरी n का मान कितना गया 9, 4 9 36 ना, n का मान कितना गया 9। तो जब n विषम हो, n क्या हो, विषम हो, तो उसका उत्तर वही होता है, यानी यही प्रतिबिंब की संख्या अगर कै गो होगा, प्रतिबिंब की संख्या 9 गो हो 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 क्या है, विषम संख्या है, विषम होगा, n का मान विषम आ गया तो उसका उत्तर वही होगा। और सम संख्या आएगा तो सम संख्या में से 1 घटा कर लिखेंगे। चलिए, तो समतल दर्पण हो गया था। तो समतल दर्पण के बाद हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। और गोलीय दर्पण जानने से पहले प्रतिबिंब जान लीजिए, क्योंकि भी यही है 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन किसे पूछेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। बाकी जो है इसका परिभाषा, प्रकार के परिभाषा नहीं पूछता है, और अंतर पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो उसको हम लिखवा रहे हैं, तुरंत लिखवाएंगे। तो पहले जानिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या आएगा, देखिए भी यही है, क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, हम लोग किसी ऐनक में चेहरा देखते हैं, चाहे दर्पण में देखते हैं ना जी, तो क्या होता है, उसमें इमेज होता है, इमेज बनता है ना, तो वही ना प्रतिबिंब हो गया। जहाँ मतलब इमेज बने, ठीक है, वो क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर आपको ये परिभाषा प्रतिबिंब की आप अगर याद कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपको प्रतिबिंब के परिभाषा याद हो गया तो ये दोनों परिभाषा याद हो गया। देखिए कैसे, तो देखिए वही एकदम सेम टू सेम परिभाषा है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम है आभासी प्रतिबिंब। तो पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए इसमें दोनों होता है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहीं से देखिएगा,
जिस बिंदु पर मिलती है, तो वही एकदम सेम टू सेम परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए यहाँ तक एकदम सेम टू सेम है ना, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और फिर वही चीज़, यही चीज़ हुआ, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यहाँ से जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी आपको प्रतिबिंब के परिभाषा याद हो गया तो वास्तविक और काल्पनिक याद हो जाएगा। अगर देखिए सेम टू सेम प्रतिबिंब याद कर लीजिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 नंबर के पूछेगा। ठीक है, केवल ऐसे पूछता है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। अगर ये भी पूछ दिया, अगर मान लेते हैं रेयर केस में अगर पूछ दिया तो प्रतिबिंब याद है तो इसको भी लिख लीजिएगा। अब चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है उसको हम लिखते हैं। चलिए देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो देखिए इस 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से इसको उतार भी लीजिएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो एक अंतर लिखने के लिए एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब करके बीच में खड़ी लाइन पारा जाता है। पहला नंबर, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में लिखना है कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है हमेशा दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा है, यह हमेशा उल्टा बनता है। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा बनेगा। और काल्पनिक या आभासी जो भी प्रतिबिंब है यह हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को, मतलब पर्दा पर उतारा जा सकता है। पर्दा वाला सिनेमा देखते हैं ना, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए पर्दा पर प्राप्त किया जाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछेगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, और गोलीय दर्पण बता रहे हैं। चलिए अब गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो यही बोलना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण उसका परावर्तक सतह क्या होता है? गोल होता है, यानी एक खोखला गोला के भाग होता है। यहाँ से थोड़ा सा, इसका खोखले गोले का एक भाग होता है। तो अगर खोखले गोले को हम अगर बीच से यहाँ से काटा जाए, चाहे यहाँ से 2 पार्ट में हम करते हैं, एक पार्ट इधर से रंग देते, ये सब क्या किया गया है? रंगा गया है। इसको रजतित बोला जाता है। इधर से रंग दे, नहीं देखे हैं ऐनक के पीछे जो रंगा जाता है भगवा, तभी ना चेहरा दिखाई देता है। सिल्वर जिसको बोलते हैं, सिल्वर किया हुआ रहता है। तो इधर से रंग दिया गया, तो इसको एक पार्ट ई हो गया, एक इधर से अंदर से, एक बाहर से रंगा गया, एक अंदर से रंगा गया है। तो 2 तरह से यहाँ से हमको 2 परिणाम मिलते हैं। तो वही गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक हो जाएगा अवतल दर्पण, एक हो जाएगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन होगा? जो बाहर से रंगाएगा वो अवतल दर्पण, जो अंदर से रंगाएगा वो उत्तल दर्पण। यानी इस परावर्तक सतह, देखिए इसको कहते हैं परावर्तक सतह। बाहर से रंगाया ना, तो अंदर वाला परावर्तक सतह, उसी में हम अपना चेहरा देख सकते हैं। तो देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये मेरा हो गया परावर्तक सतह, ये क्या हो गया? परावर्तक सतह। ये भाग क्या हो गया? रंगा हुआ। तो देखिए परावर्तक सतह क्या है? अंदर की तरफ धंसा होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण फिर से समझिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा हो, वैसा दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण दिखाई दे रहा है, परावर्तक सतह हो गया बाहर की तरफ, ये उठा, परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा हुआ है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। यानी ऐसे समझिए, उत्तल का मतलब उठल, उत्तल का मतलब उठल, और अवतल का मतलब धंसल। उत्तल माने उठल, अवतल का मतलब धंसल। उत्तल उठल, अवतल धंसल। कौन धंसा हुआ रहता है? परावर्तक सतह। ठीक,
अब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर जानते हैं, और ये भी एक क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। इसका हम लिखवा देते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 2 नंबर भी कभी कभी पूछता है, 2 नंबर में आता है तो 2, 3 या 4 अंतर दे सकते हैं, ठीक। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, तो पहला यही कहिएगा कि इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा होता है, ठीक है। किसमें? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में इसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा रहता है। नहीं बताया, उत्तल का मतलब उठल, अवतल का मतलब धंसल, ठीक है, याद हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक क्यों होती है? क्योंकि बाईं ओर बनता है। हम आगे बताएंगे, जब गोलीय दर्पण चिन्ह परिपाटी बताएंगे ना, तो बताएंगे कौन ऋणात्मक होता है, कौन धनात्मक होता है। तो अभी याद रख लीजिए, अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस क्या होती है? धनात्मक होती है। इसमें वास्तविक एवं आभासी माने काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं। इसमें वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में। इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा, तो आपको परीक्षा में 5 नंबर आ सकता है। तो इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप उतार सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।